एक एग्जाम्पल कोई बताइए इलास्टिसिटी का। सर स्प्रिंग, स्प्रिंग, जैसे कि रबड़, स्प्रिंग को हम किस, रबड़ स्प्रिंग और बैलून, रबड़ बैलून। बैलून। इसका मतलब है कि लोग को हम फोर्स देते हैं, फोर्स देने का मतलब ये लोग क्या होता है, सर वो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है। इसको रिगेन कर लेता है, यानी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाता है। यस जब हम सर। उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं वही है यहाँ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। इलास्टिसिटी का डेफिनेशन था टेंडेंसी ऑफ बॉडी, यानी बॉडी में जो भी रहे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो रीगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स सर अगर अब इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे तो चलेगा ना? क्या The, बोला जाए? the tendency of a body to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called. एकदम एकदम, इसका कहना का एकदम बोला जाएगा। इसका कहने का मतलब है बॉडी कुछ भी हो सकता है मॉलिक्यूल, इसीलिए यहाँ कुछ लिखे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट बोल Yes sir. सकते हैं। एक एग्जाम्पल के सहारे बोले हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ होता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर वाला स्प्रिंग जो फोर्स लगता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये हो गया सर आपका रिस्टोरिंग फोर्स। एक दो तो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हाँ होता है बता सर? जाए। इंटरमोलिकुलर फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहे जाते हैं, जो सर इलास्टिसिटी में प्रॉपर्टी में काम आता है। इन मॉलिक्यूल के फोर्स के बीच में और एटम के फोर्स के बीच में क्या अंतर है सर? ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसका यहाँ से जो फोर्स लगा, इसका भी तो अपोजिट एक फोर्स लगेगा ना। एटम मॉलिक्यूल्स में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद दो टर्म आता है, एक आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी चीज के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उस एरिया के साथ, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मतलब एरिया, ये होता है फॉर्मूला। तो प्रेशर भी हो गया सर? हाँ, इसका स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट होता है ये। डायमेंशन भी बताए थे, यहाँ डायमेंशन डैश है, कोई बता सकते हैं? सर क्योंकि डायमेंशन सर इसका तो डायमेंशन सर होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। हाँ सर इसका डायमेंशन हो जाएगा सर। हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं डायमेंशन को, आप लोग को इतना सुंदर से बताए हैं, इसीलिए हम इसको छोड़े थे। लेकिन कल आप क्लास में नहीं थे, इसीलिए कल वाला क्लास में हम दिखा देते। आप बताइए एक बार डायमेंशन इसका क्या होगा। हाँ सर इसका डायमेंशन हो जाएगा m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। एम एल l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। होगा। हाँ सर। सर न्यूटन का ml टू दी पावर -2 होता है, और यहाँ पे मीटर l लेंथ हो गया 2, तो वहाँ पे 2 + -2 + 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। यस सर। बहुत अच्छा। इसी के लिए हम बोले थे कि अगर इसको अगर याद रहेगा, यानी किसी डेफिनेशन याद रहेगा या तो फॉर्मूला याद रहेगा, तो यूनिट निकल जाएगा। अगर यूनिट निकल गया तो डायमेंशन भी। टाइप ऑफ स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस तीन तरह का होते हैं। एगो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और टंगस्टन स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ही, और एगो शेयरिंग स्ट्रेस, और एगो सर वॉल्यूम स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, या तो शेयरिंग स्ट्रेस, और एक हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का भी दो टाइप होता है।
एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस कब होगा? जब दोनों तरफ बाहर बाहर हम स्प्रिंग को खींचेंगे, दोनों हाथ में पकड़ के स्प्रिंग को खींचेंगे। नहीं समझे? एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचेंगे, वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और उसी स्प्रिंग को दोनों तरफ से दबोच देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला वही होगा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ यहाँ लिखा है, एफ क्या होगा? क्रॉस सेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स, और एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। सब सर एक ही टर्म पर लिया हुआ है, स्ट्रेस को लेकिन ध्यान सिग्मा रखिएगा फॉर्मूला से। से। हाँ, स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को ई से। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और ए क्या होगा? एरिया होगा। हाँ, टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। मान लीजिए कोई ये है रॉड या तो सिलेंडर, कुछ भी लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कभी नहीं कहेंगे, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। इस इलास्टिसिटी में एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा दिए हैं। इलास्टिसिटी के टॉपिक में ही इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। डिफॉर्म माने किसी भी चीज को फोर्स लगा के डिफॉर्म कर देते हैं, इसीलिए उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो जब इसको हम फोर्स लगा, देखिए इस तरह का हो जाएगा लेंथ में, यहाँ इसका dx लेंथ बढ़ गया, लेंथ तो वही था, x था, ये 13 हो गया। यानी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स था सीधा था, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो ये मॉलिक्यूल्स भी, इसका भी फॉर्मूला वही है। सिर्फ फॉर्मूला को आप याद रखिए और टाइप याद रखिए। वॉल्यूम स्ट्रेस, सॉलिड स्टेट में हम इसको पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे होता है, क्योंकि ये लिक्विड पर जब हम लोग अंदर पानी के अंदर कुछ करते हैं, पानी भी तो हमको एक फोर्स देता है, हाँ या ना? कुछ भी चीज के ऊपर हम घुस जाएंगे तो सब अपना अपना प्रॉपर्टी है, सब अपने अपने पर फोर्स लगाते रहेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। उसी तरह स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेफिनेशन देखिए आपने से किया, स्ट्रेन इज डिफाइंड इज चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल, याद रखना, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन को ही हम स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेस किसे कहते थे? स्ट्रेस कहते थे कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको कहेंगे चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका देखिए यूनिट नहीं होगा, सिंबल इसको इससे सूचित करते हैं। इसका यूनिट क्यों नहीं होगा, कोई बता सकते हैं? और इसका डायमेंशन भी नहीं होगा सर क्योंकि ये सेम यूनिट का रेशियो है। सेम यूनिट का रेशियो, यानी चेंज भी, जैसे कि डेल्टा एल हो गया और ओरिजिनल लेंथ हो गया एल, डेल्टा एल जो भी है वो भी मीटर में ही ना गिना जाएगा, यानी लेंथ को हम मीटर में गिनते हैं, ओरिजिनल जो भी रहे वो भी वही होगा, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होगा। यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। इसका भी वही टाइप है, लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिए, उसका फॉर्मूला हम क्या किए थे, सिग्मा इज इक्वल टू, बार बार ये चीज कहने का मतलब है कि फॉर्मूला को याद रखने से अगले बार जो टॉपिक आएगा उसमें फायदा होगा। और ई इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल था, और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। ये हो गया स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे अपन ओरिजिनल। सेम टू सेम चीज का हम ये दिखाए हैं। लॉन्गिट्यूडिनल यानी शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का और एग्जांपल भी होगा। आप लोग कभी किताब का पेज को हल्के हाथों से थोड़ा सा ढक लिए, देखिए पेज का साइज और शेप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ दिखाए गए है ना, पेज को भी वैसा ही कीजिए। देखिए पेज थोड़ा सा, क्योंकि पेज ऑलरेडी एक जगह पर फिक्स्ड है और इसको भी हम ऑलरेडी एक जगह पर फिक्स्ड रखे हैं। तो ये जो चेंज हुआ इसका, तो चेंज डिस्टेंस अपन ओरिजिनल, इसको डी भी लिख सकते हैं, यहाँ डी लिखा गया है,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल, यहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह वॉल्यूम स्ट्रेस, फोर्स लगाए थोड़ा सा कंप्रेसिव हुआ, कंप्रेसिव हुआ तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो था, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डे वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम भी। इतना सारा हम किया है। देखिए स्ट्रेस अपॉन एफ बाई ए और स्ट्रेन डेल्टा एल बाई ए, डी एक्स बाई एल, ये सब हम पढ़ लिए हैं। इसका कहने का मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया है। आज पढ़ेंगे हम हुक्स लॉ और कार्ब, सब रिलेटेड है, इसीलिए आगे से हम बता दिए। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल तक। कितना तक बढ़ेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, किसी चीज में अगर मीठा दीजिएगा तो वो मीठा होगा, कम मीठा दीजिएगा तो कम होगा। अगर मान लीजिए उसको बहुत ज्यादा मीठा दीजिएगा तो बहुत ज्यादा मीठा होगा। अगर मान लीजिए और भी ज्यादा मीठा दीजिए तो पूरी टेस्ट लेस्ट हो जाएगा। इसीलिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसीलिए लिखा है हुक ने, इसी का ही एक है कि वह लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है। एक लिमिट तक ही ठीक है, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं बोलीचाली में दोस्त वगैरह को, देखिए अगर बदमाशी करना है तो लिमिट तक ही कीजिए, लिमिट से ज्यादा अगर कीजिएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ये आज का नहीं, बहुत दिन पहले का ही कहावत है। ये किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के। ये पहले से ही ऑलरेडी कह चुके हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी एक चीज लिमिट तक ही किया जा सकता है, लिमिट से ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ई स्ट्रेन लिख सकते हैं बराबर, जबकि एक कांस्टेंट टर्म लिए प्रोपोर्शनल को हटा दिए, ई स्ट्रेन हो गया। और ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को इधर लाए, एक बेसिक फॉर्मूला हम निकाले, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको याद रखिए। और ई को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका भी वही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का तो कुछ नहीं होगा और स्ट्रेस का तो जो था वही होगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स बाय एरिया, इसीलिए इसका भी यूनिट क्या हो गया। ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसी का है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना, बोला जाए भाई। हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। इसका यूनिट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो पूरा टर्म है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना। यस। क्योंकि स्ट्रेन का तो कुछ नहीं होगा, जो बचेगा स्ट्रेस का वही उसका यूनिट हो गया, डायमेंशन भी सेम होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग को पढ़ना था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस जैसा कि हम लोग स्ट्रेस नहीं पता, नहीं चला समझ पाए, बोलिए। तो हुक्स लॉ पढ़ लिए? नहीं नहीं नहीं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके थ्रू कुछ एग्जांपल हम आगे लेके बताइए, फिर आके आते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक नंबर के लिए क्वेश्चन ये बना आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ये स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कि स्ट्रेन का भी तीन क्वालिटी हम देखे थे, स्ट्रेन का भी तीन क्वालिटी देखे हैं,
अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी तीन क्वालिटी, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तीन क्वालिटी में एक क्वालिटी जो यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसका भी तीन टाइप होता है। एक टाइप होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम गामा से सूचित करते हैं। किसी किसी जगह वाई से भी किया जाता है, लेकिन हम क्या किए, गामा से किए, और इसी के बेस पर ही आपको जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा, ज्यादातर इंपॉर्टेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा से सूचित करते हैं। कहीं कहीं जगह वाई भी लिखा रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको मानेंगे। तो वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वही एग्जांपल हम लिए हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल। याद नहीं है तो फिर आगे थोड़ा सा देखिए, स्ट्रेन डेल्टा एल अपन लॉन्गिट्यूडिनल में, और स्ट्रेस होता है एफ बाई ए, और इसको यंग मॉडुलस में क्या किए, कन्वर्ट कर दिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन, या यहाँ पर जो मॉडुलस होगा ऑफ इलास्टिसिटी वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यंग मॉडुलस में। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं एफ बाई ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम जानते हैं डेल्टा एल अपन ए। इसको कैलकुलेशन करके यंग मॉडुलस आया क्या, एफ एल अपन ए इंटू डेल्टा एल। सर तो इसको प्रेशर एल बाई डेल्टा एल नहीं बोल सकते हैं, क्या क्या, प्रेशर डेल्टा एल बाई डेल्टा एल। हाँ, क्योंकि एरिया में जो है उसको हम प्रेशर से भी, लेकिन यहाँ इसी को ही ज्यादातर प्रेफरेंस दिया है, एफ इंटू एल ए डेल्टा। अगर मान लीजिए हम न्यूमेरिकल में उस तरह का रहे तो उसमें जगह उस तरह का शिफ्ट करके उसको हम लोग के इस ईयर में इसका न्यूमेरिकल नहीं है, इसका वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल है, मोशन का है, रोटेशनल मोशन का है, ये सब में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आएगा ही, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन है, न्यूमेरिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फोर्स एंड मोशन में भी आएगा, वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा, रोटेशनल मोशन में। इस लाइन को समझ में आया, ऊपर नीचे कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम तीन तरह का ही होगा, इसको हम जी से सूचित करते हैं, पहला में गामा, अब इसमें जी से। तो शेयर स्ट्रेस अपन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है, और शेयर स्ट्रेन का एक लाइन आगे होगा, लेकिन डायरेक्ट बना दिए हैं, यानी ये हो जाएगा आपका एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एक्स, और एक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बी से करते हैं। सब चीज किए हैं, ये वही है वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन, सेम फॉर्मूला बैठा के इसको भी कैलकुलेशन करके ये किया है। यानी हम लोग तीन गामा निकाले हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन फॉर्मूला हम लोग के पास। यहाँ डायरेक्ट हम किए हैं, उसका डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, समझाने के लिए कर दिए हैं, डेफिनेशन आपको लिखा रहे हैं। हुक्स लॉ का डेफिनेशन अभी सुन लीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। एक सिंपल सा ये लॉ है, इसमें सिर्फ उन्होंने यही बताया कि लिमिट अप टू इलास्टिक, एक लिमिट के ही जितना होगा वही होगा उसका। जैसे कि मान लीजिए सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, जितना मीठा दीजिएगा उतना ही
मीठा होगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग लिया है, उसमें 0 फोर्स लगाए थे, जिस स्प्रिंग का जैसा का वैसा ही था। जब इस स्प्रिंग को हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, देखिए 1 मीटर वो स्प्रिंग क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह जब हम उसको 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 2 मीटर बढ़ रहा है। उसी तरह हम 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो 3 मीटर बढ़ रहा है। यानी कि फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब है कि फोर्स जितना ही बढ़ेगा डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। बट कब तक, एक सर्टेन लिमिट तक। जब कभी आप लोग देखे होंगे, मैगी खाते होंगे, सिंपल से एग्जांपल हम बता रहे हैं। मैगी खाते खाते क्या होता है, जब मुंह में आता है, स्पून पर जब रहता है, खींचते हैं, देखिए धीरे 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 पतला होते जा रहा है। और जब धीरे धीरे पतला होकर पूरा पतला हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। यानी उसका लिमिट उतना ही था जितना वो खींचने का क्षमता रखता है। यानी उसमें इतना ही फोर्स लगा जा सकता है जितना वो ले पाए। इसका कहने का मतलब हम पहले एग्जांपल वही बोले कि उसको जितना ही मीठा दिया जाए, जितने या संभव हो, ज्यादा देंगे तो और ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा से जब ज्यादा ही दे देंगे खूब, वो टेस्टलेस हो जाएगा। उसी तरह स्टेन और उसी चीज को ही हम एक भरी यहाँ फोर्स लगा रहे थे, एक भरी दे रहे, फोर्स जितना बढ़ रहा है और डिस्टेंस उतना ही बढ़ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स भी हम लिख सकते हैं। के क्या कांस्टेंट टर्म है, और इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी अगर टर्म से देखा जाए तो वही हो गया। स्ट्रेस वेरी स्ट्रेस जितना बढ़ेगा, एक ग्राफ में देखिए, स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है स्ट्रेन उतना बढ़ रहा है। कब तक, जब तक ये लिमिट है। अगर मान लीजिए 50 न्यूटन लगा दिए, 100 न्यूटन लगा दिए, तब यहाँ से क्या होगा, ये तो बढ़ेगा, यहाँ चल जाएगा, बट ये अपने आने का क्षमता को ये नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ तक, यह इसका जो था ये इलास्टिसिटी था, इसका प्रॉपर्टी, अब यहाँ से यहाँ तक इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो इलास्टिसिटी नहीं होगा, वो प्लास्टिसिटी हो जाएगा। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में यही अंतर है। इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, जब हम उसको दबोचते हैं या तो खींचते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर आ जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक को कभी करके देखिएगा, वो भी लचीला होता है, वो भी इलास्टिसिटी है उसमें, लेकिन उसमें क्या है, उतना क्षमता नहीं है कि वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पर आने का क्षमता रखता है, तो इस पार्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। बट यहाँ से जब हम बहुत जोर 50-100 न्यूटन अगर उसको हाथ खींच दिए, बहुत पतला हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, वो जो टूट भी जा सकता है और वो अपने प्रॉपर्टी के साथ बाहर हो जाएगा। यानी उसका और क्षमता नहीं रहेगा आने का, तो उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। कर्व ग्राफ में भी यहाँ से ग्राफ इसीलिए बता जा रहे हैं, पहले लास्ट में कर्व ग्राफ है, यहाँ इस जगह को हम इलास्टिसिटी कहेंगे और इस जगह यहाँ से जो इतना सारा जगह आएगा उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। हम लोग बहुत बचपन में, ये और भी एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। आपके पास कोई बैठा होगा, कलम से आपको कोई स्प्रिंग वाला कलम से कान के सामने पिटिट 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 करते हैं, तो आपको खराब लगता होगा। उस टाइम आप क्या करते हैं, उसको यही बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या कि कलम को हमको दीजिए, और उस कलम से आप क्या करते हैं, स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और स्प्रिंग को जोर से खींच देते हैं, फिर बोलते हैं कि लीजिए। इसका कहने का मतलब यही है कि उसमें जो स्प्रिंग का जो था, इलास्टिसिटी था, वो खत्म कर दिए हैं, उसको प्लास्टिसिटी में कर दिए हैं। अब वो टिपी टपिर नहीं करेगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, सेम टू सेम प्रोसेस है। मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिपेंड करता है क्या, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड अपॉन लेंथ और वॉल्यूम यानी डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। ये सारा चीज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। इस कर्व को आगे ही हम बता चुके हैं। स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन, स्ट्रेस एफ बाई होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें देखिए यहां से यहां तक जो लाइन है, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये प्रोपोर्शनलिटी लाइन है, वो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये जो है ये प्रोपोर्शनल, यहां तक हम इलास्टिसिटी होता है। अब इससे ऊपर जो होगा वही मेन फैक्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में।
यहाँ तक तो सब चीज सही है, इलास्टिसिटी होता है, यानी ओ ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इलास्टिसिटी लिमिट ऑफ, यहाँ तक कि यहाँ जो रेखा है ये आप जान गए क्योंकि ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ तक कोई परिवर्तन इसका नहीं होगा, जो होगा आगे की होगा, जो होगा आगे होगा, और वो क्या होगा कैसे होगा और वो क्या कहते हैं उस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ से अब जो धीरे धीरे स्प्रिंग को, स्प्रिंग है ये, इसको हम खींच रहे हैं, बी पोजीशन तक आया, यहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूवेबल अप टू बी वेयर रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट, बी तक की ये ओरिजिनल स्टेट में आने का क्षमता रखता है, फिर वो धीरे धीरे, और जब हम उसको खींचते हैं और सी पोजीशन तक जब आता है वो लेकिन नहीं खींच पाता है, अगर खींच भी सकेगा सी थोड़ा सा तो वो कितना, देखिए इतना इतना जगह, यहाँ से यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा जगह ये कर मतलब ले रहा है। अब सी से जब डी तक गया, अब ये वही मैगी वाला एग्जांपल आ गया, एकदम पतला हो गया, यानी डी में जो है वो लार्ज स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ से और इस यहाँ तो सी तक आने का इसका क्षमता 1% नहीं है, यानी इस जगह को हम क्या बोले थे, ये जगह जो लाने का क्षमता है ये हो गया आपका इतना तक की कर्व में जो है ये हो गया आपका इलास्टिसिटी। अब दिस जो हाथ से आ गया है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो स्ट्रेस भी किए हैं, खींचे भी है, वो बड़ा है, बट इसमें यहाँ से घूमने का क्षमता इसका एकदम नहीं है, यानी यहाँ इलास्टिसिटी नहीं है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और भी अगर खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। समझ में आया? और ये जो जगह होगा आपका यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इस जगह का नाम हम लोग दिए हैं प्लास्टिसिटी। इस जगह का नाम देखें प्लास्टिक को कभी खींचे हैं? हाँ या ना बोलिए। प्लास्टिक को कभी खींचे है? प्लास्टिक खींचा जाता है लेकिन बहुत क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पर नहीं वापस आ सकता है। वही चीज है, स्प्रिंग को हम यहाँ तक वो अपना प्रॉपर्टी काम कर रहा था, वो अपने पोजीशन पर वो खींचने यानी कंप्रेस करने का काम कर रहा था, लेकिन जब वहां से बहुत ज्यादा ही हम उस स्प्रिंग को खींच दिए, वो वायर को जब खींच दिया वो बहुत ही पतला हो गया, स्ट्रेस तो उसका बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो इलास्टिसिटी का काम नहीं कर रहा है, और लास्ट में अंत में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वही है, और इसका सुलभ क्या होता है, डेल्टा डेल वाई अपन डी एक्स। डेल वाई क्या है, स्ट्रेस है, और सुलभ अगर बोला जाए तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इस क्राफ्ट का जो सुलभ अगर मांगा जाए तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा लिखा है।